सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान में अपने उन एमपीएस को, बलूचिस्तान असेंबली के अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किया है जिन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में माइंस एंड मिनरल बिल की हिमायत में वोट डाला। अब टेक्निकल बात ये उनका मौकफ है कि उनसे पूछकर वोट नहीं डाला गया, लिहाजा उन्होंने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया है। अब आईनी तौर पे ये देखा जाएगा कि क्या उन्होंने वोट ना डालने की हिदायत की थी, क्या उनकी तरफ से कोई हदायत पहले जारी हुई थी बतौर पार्लिमानी लीडर या बतौर सरबराह पार्टी के एमपीएस को कि आपने वोट नहीं डालना। अगर कोई हदायत मौजूद नहीं थी तो एमपीएस ने आईनी और कानूनी तौर पर तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और उनको पार्टी से निकालने का या उनकी सीट को खतरे में डालने का कोई रेफरेंस नहीं बन सकता। वो अरकान सेफ हैं। मौलाना की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन आईनी और कानूनी पोजीशन उन अरकान असेंबली की मजबूत है क्योंकि उस बिल की वोटिंग से पहले मौलाना की कोई हदायत नहीं मौजूद थी कि आपने इसके खिलाफ वोट डालना है या उसके हक में वोट डालना है। जो वहां के पार्लिमानी लीडर थे, जो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनकी भी कोई ऐसी हदायत नहीं आई कि उन्होंने अरकान असेंबली को वोट डालने से रोका हो। मेरे ख्याल में कि बलूचिस्तान की जेयूआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या वहाँ की हुकूमत के दरमियान बातचीत के नतीजे में ये सब तय हुआ। और ये भी आप समझें कि अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात भी की थी। उसके बाद ही ये वोटिंग हुई थी और जेयूआई और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान राब्ते रहते हैं, वफूद की मुलाकातें भी रहती हैं, ताउन भी रहता है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा माहौल है कि जेयूआई बिल्कुल ताउन ही नहीं कर रही और ये पहला ताउन हो गया है। बलूचिस्तान के मखसूस हालात हैं, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ अपोजिशन के अरकान को भी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत रहती है सिक्योरिटी के लिए, अपने हल्के के मसाइल के लिए। लिहाजा वहाँ का माहौल ऐसा पंजाब या केपी जैसा नहीं है। लिहाजा वहाँ के मखसूस माहौल को सामने रख कर वहाँ के सियासी फैसले किए जाते हैं और मौलाना को उसको अंदाज़ा है, लेकिन मौलाना ने केपी के तनाजुर में ये शोकॉज़ जारी किए हैं ताकि केपी के कोई लोग जो हैं वो उनकी मर्जी के बगैर केपी असेंबली में वोट ना डाल दें, क्योंकि अगर पीटीआई के कुछ लोग वोट ना डालें तो गंडापुर को जेयूआई की मदद से या ऑपोजिशन की मदद से माइन एंड मिनरल बिल वहां पर पास ना हो जाए। इसलिए मौलाना ने हिफ्ज मा तकद्दम के तौर पर वो शोकॉज नोटिस जारी किए हैं ताकि केपी की गेम को अपने हाथ में रखें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। ना उन अरकान असेंबली की सीटें चली जानी है, ना उनके खिलाफ कोई रेफरेंस हो जाना है। 2-4 दिन में बात दब जानी है। मौलाना केपी की गेम अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किए हैं। बाकी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तब केपी से पास हो जाएगा, लेकिन अभी बलूचिस्तान से पास होना काफ़ी है। अभी बलूचिस्तान की हद तक माइन एंड मिनरल्स पे काम होगा। केपी में क्या काम बाद में देखा जाएगा। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान था, केपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट केपी के मिनरल्स हैं भी नहीं। तो मेरे ख़्याल में अभी पहले इब्तदाई तौर पे एसआईएफसी, वफाकी हुकूमत और सबका बलूचिस्तान से बिल पास कराना बड़ी कामयाबी है और इब्तदाई जो काम है सरमायाकारी का वो बलूचिस्तान में हो सकता है और इससे बलूचिस्तान में अमन भी आएगा। लिहाजा मेरे ख़्याल में ये जो शोकाज़ की खबर है ये सिर्फ़ मीडिया के लिए है, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। आप पॉलिसी और पोस्चर का फ़र्क समझते होंगे, तो अगर को रुकवाना होता तो एक रात पहले मौलाना इस पर बयान जारी कर सकते थे, मौलाना हदायत जारी कर सकते थे, लेकिन उस वक़्त मौलाना ने खामोशी रखी। अब बाद में वो ये कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख़्याल में उस वक़्त जो वोट हो गए वो अब वापस तो हो नहीं सकते, जो चीज़ असेंबली से मंज़ूर हो गई वो वापस नहीं हो सकती, वो कानून बन गया है, अब उस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये कोई इतनी अहम बात नहीं लगती है। मौलाना अपनी सियासत ऑपोज़िशन की कर रहे हैं, वो यकीनन ये नहीं चाहते होंगे कि उनके बारे में ये तासुर हो कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लिहाज़ा उन्होंने ये शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिए हैं। मेरा नहीं ख़्याल इसको कुछ ज़्यादा अहम लेना चाहिए, ज़्यादा अहम बात ये है कि बलूचिस्तान असेंबली से मंज़ूर हो गया है और बलूचिस्तान असेंबली ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट मंज़ूर करके उसे कानून बना दिया है, जो एक बड़ी कामयाबी है।
ओवरसीज कन्वेंशन बहुत कामयाबी से पाकिस्तान में हुआ। उसमें आर्मी चीफ ने उनके लिए शाइया दिया, बहुत से उसमें प्राइम मिनिस्टर भी खिताब है, आर्मी चीफ का भी खिताब है और वज़रा ने भी खिताब किया है। मेरे ख्याल में ये ओवरसीज कन्वेंशन जो है हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज हेजेमनी थी, जो वो समझते थे कि ओवरसीज में तो उनका कब्जा है, वो कब्जा खत्म हुआ है। और अब नजर आया है कि ओवरसीज के लोग हुकूमत के साथ बात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान में सरमाया करना चाहते हैं। ओवरसीज के लोग किसी एक सियासी जमात के गुलाम नहीं हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो ओवरसीज के लोग इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हैं, वो किसी हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। वो कोई सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान के लिए करेंगे। अगर कोई सियासी जमात ये समझती थी कि जी ओवरसीज जो है उसकी जेब में है, वो जब चाहेगी जेब से निकाल लेगी, तो मेरे ख्याल में उस सियासी जमात की वो जेब खाली हो गई है, क्योंकि ओवरसीज ने अपने फैसले पाकिस्तान के तनाजुर में करने का फैसला किया है। आप रेमिटेंसेस के मामले पर ही देख लें। बानी तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि वो एक कॉल देंगे तो रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी। सारी पीटीआई कहती थी 20% कम कर दें। आप पहले $100 भेजती हैं तो अब $80 भेजें, पहले $1000 भेजती हैं तो अब $800 भेजें, पहले $500 भेजती हैं तो अब 400 भेजें, 20% हमने कम करनी है। आप अपने घर वालों को कहें खर्चे कम करें 20%, भाई 33% बढ़ गई। आपकी बानी तहरीक इंसाफ की रेमिटेंसेस के बायकॉट की कॉल के बाद लोगों ने ज़्यादा पैसे भेजे हैं। लोगों ने उस कॉल को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजे हैं और मार्च में तो 4 बिलियन से भी ऊपर चला गया है। ये ओवरसीज़ बता रहे हैं कि वो किसी सियासी जमात के गुलाम नहीं है कि उसने कहा है पैसे ना भेजो तो वो पैसे नहीं भेजेंगे। उसने कहा खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएँगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के मफ़ाद में फ़ैसला करते हैं और वो पाकिस्तान के मफ़ाद में ही सारा काम करते हैं। उन्होंने इस हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी देखी है, वो इस हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, इसीलिए वो अब इस हुकूमत के साथ ताउन और चलना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ता जाएगा। आज आपने इस साल आपने पहला कन्वेंशन देखा है, मुझे अगले साल का कन्वेंशन इससे भी बड़ा और कामयाब नज़र आ रहा है। मुझे अगले साल रेमिटेंसेस इससे भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में बहुत इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। लिहाज़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास जैसे ट्रम्प का कार्ड जो है वो ठुस हो गया है और ट्रम्प का बुखार उतर गया है तहरीक इंसाफ से और उन्हें समझ आ गई है कि ट्रम्प उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही अब तहरीक इंसाफ को ये भी समझ आ जाएगी कि पीए ओवरसीज़ कोई उनके गुलाम नहीं है, कोई उनकी जेब में नहीं है। ओवरसीज़ तो अपने पाकिस्तान के मफ़ाद में फ़ैसले करते हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर, उसकी एक साला कारकर्दगी को देखकर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हुए हैं। उन्हें शहबाज शरीफ की 1 साल की कारकर्दगी ने पाकिस्तान की तरफ दोबारा मुतवज्जो किया है और उन्हें पाकिस्तान के अंदर उम्मीद नज़र आई है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि 1 साल पहले वो पाकिस्तान से काफ़ी नाउम्मीदी की बात कर रहे थे, लेकिन इस 1 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के लिए उम्मीद कायम हो गई है और उन्हें नज़र आ रहा है कि मुल्क ठीक सिमत में चल रहा है। उन्हें नज़र आ रहा है यहाँ महँगाई कम हो रही है। उनके जो बच्चे, जो फैमिलीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, उन्होंने ओवरसीज़ वालों को बताया होगा कि हमारे खर्चे कम हुए हैं, महँगाई कम हुई है, हुकूमत ठीक काम कर रही है, लिहाज़ा हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राय बदलती नज़र आ रही है। ये राय अगले 1 साल में और बदलेगी और ये तहरीक इंसाफ के लिए एक और सियासी दचका होगा। वैसे तो अमेरिकी कांग्रेसमैन की पाकिस्तान में के दौरे ने तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से मज़ीद हवा निकाल दी है और वो लड़ रहे हैं कि मुझे दावतनामा आया था या मुझे नहीं आया था। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का जो गुब्बारा था, जिसमें वो ट्रम्प की बताते थे कि अमेरिका तो हमारी जेब में है, वो गुब्बारा ठुस हो गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ का ये गुब्बारा जो ओवरसीज़ हमारी जेब में है, वो भी ठुस हो गया है और ये नज़र आया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ है।